जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी कौन तुझे यूं प्यार करेगा। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे 2 दिन का समय निकल गया था और इस बीच अजय को एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में 10-15 दिन के लिए मुंबई जाना पड़ा और इस समय श्वेता, अरमान, इनाया, आरोही और घर के बुजुर्ग ही घर में थे। रात का समय था। अरमान अब तक ऑफिस से नहीं आया था और इनाया बाहर हॉल में ही बैठी थी। जब श्वेता ने उसके पास आकर उसके हाथ को थाम लिया। श्वेता माँ, इनाया ने उसकी तरफ देखकर कहा। हाँ बेटा। श्वेता ने उसके सर पर हाथ रखा। कुछ काम था क्या आपको? वह आजकल थोड़ा दिमाग सही नहीं रहता, न तो आपसे पूछ भी नहीं पाती कुछ। इनाया ने कहा। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी हालत और तकलीफ। माँ का जाना हम सबको तकलीफ दे गया है बेटा, पर किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। तुमको भी खुद को संभालना होगा। मैं तो कहती हूँ बेटा, कल से ऑफिस जाना शुरू कर दो। कब से तुम ऑफिस नहीं गई हो? तुम्हें काम भी तो सीखना है ना। श्वेता बोली। कोशिश करूंगी श्वेता माँ, कल से या 1-2 दिन बाद से जाने की। अभी दिल ही नहीं करता कुछ करने का। नानी माँ की बहुत याद आती है। इनाया की आंखों में आंसू भर आए। कोई बात नहीं बेटा, 1-2 दिन का टाइम ले लो, पर फिर भी नॉर्मल लाइफ में लौटना तो होगा ना हम सबको। श्वेता ने इनाया को समझाया तो उसने गर्दन हिला दी। और बेटा एक बात और। श्वेता बोली तो इनाया ने उसकी तरफ देखा। अब तुम्हारी और अरमान की शादी हो चुकी है, तो अब तुम और अरमान एक ही रूम में रहो तो बेहतर होगा। मैंने तुम्हारा पूरा सामान अरमान के कमरे में शिफ्ट कर दिया है। जो माँ के कमरे में था वह भी, और जो उस रूम में था जहाँ तुम पहले रहती थी वहां से भी सारा सामान मैंने अरमान को रूम में शिफ्ट कर दिया है। आज से बेटा तुम वहीं पर रहना। श्वेता बोली। लेकिन श्वेता माँ, इनाया ने कहना चाहा तो श्वेता ने उसके गाल से हाथ लगाया। बेटा अब तुम दोनों पति पत्नी हो। साथ में रहोगे तभी एक दूसरे को समझोगे, तुम्हारे रिश्ते को बेहतर बना पाओगे। यूं अलग अलग रहने से तो कोई फायदा नहीं है ना बेटा। और एक दूसरे की जरूरत सबको होती है। जीवन साथी वो होते हैं जो सुख और दुख में एक दूसरे का साथ निभाए, और अब समय आ गया है जब तुम और अरमान एक साथ साथ चलो, ना कि अलग अलग। श्वेता बहुत देर तक उसे समझाती रही। ठीक है श्वेता माँ, जैसा आप ठीक समझो। मैं कोशिश करूंगी धीमे धीमे सब कुछ नॉर्मल करने की। पर अभी कितना टाइम लगेगा मुझे मैं खुद भी नहीं जानती। इनाया ने उदासी से कहा। पर बेटा शादी तो तुम दोनों की मर्जी से ही हुई है ना। श्वेता ने एकदम से कहा, क्योंकि इनाया की बात से वो थोड़ा परेशान हो गई थी। जी श्वेता माँ, शादी मर्जी से ही हुई है, और मैं इस बात के लिए इनकार नहीं कर रही, पर अचानक से एकदम से शादी होना और फिर नानी माँ का जाना। आप समझ रहे हो ना। मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ। थोड़ा सा समय चाहिए बस, इसीलिए बोल रही हूँ आपसे। आपको कल को यह ना लगे कि मैं अरमान पर या हमारे रिश्ते पर ध्यान नहीं देना चाहती। इनाया बोली तो श्वेता ने उसकी आंखों में देखा। मैंने नानी माँ को वादा किया है कि मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। पूरे विश्वास के साथ निभाऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी इस रिश्ते को परफेक्ट बनाने की। पर फिर भी अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो। इनाया की आंखें फिर से भर आई। गलती हो जाएगी तो मैं हूं ना, समझाने के लिए भी संभालने के लिए भी। माँ हूं, तुम्हारी फिक्र क्यों करती हो? मैंने ना ही कभी तुम्हें बहू की तरह देखा है, ना ही कभी देखूंगी। तुम मेरी बेटी थी और हमेशा रहोगी। इसलिए बिल्कुल भी फिक्र मत करो। श्वेता ने कहा। जी श्वेता माँ, इनाया बोली और घड़ी की तरफ देखा। रात के 9 बज रहे थे। चलो खाना खा लेते हैं, श्वेता बोली। पर माँ अरमान, इनाया ने कहा। उसका कॉल आया था, जरूरी मीटिंग के चलते लेट आएगा। तुम खाना खा लो और रूम में जाकर आराम करो। वह हो सकता है खाना खाकर आए, श्वेता ने कहा तो इनाया ने गर्दन हिलाई। और फिर उन लोगों ने खाना खाया। और फिर इनाया अपने रूम में यानी कि अरमान के रूम में चली गई। उधर अजय दिल्ली पहुंचे और उन्होंने वहां से अपने आदमी को फोन लगाया। उद्धरण चिन्ह, क्या अपडेट है? अजय ने कहा। सर कोशिश कर रहे हैं और आपका शक सही है। पर थोड़ा सा टाइम दीजिए सर, ताकि हम सॉलिड आपको पता कर बता सके और साथ ही प्रूफ ग्रुप भी दे सके। लड़के ने कहा। ठीक है, तुम्हारे पास 10 से 15 दिन का टाइम है। मैं वैसे भी अभी भोपाल में नहीं हूँ।
10-15 दिन का टाइम है आपके पास। तब तक मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है सर, लड़का बोला और उसी के साथ अजय ने कॉल कट किया और मीटिंग की तैयारी करने लगे। उधर इनाया रूम में आए और उस पूरे रूम को देखा। वह पहले भी इस रूम में आई थी 1-2 बार, पर आज इस रूम में आना एक अलग तरीके का था। अब वह अरमान की पत्नी की हैसियत से इस रूम में आई थी। अब इस रूम में उसका भी बराबर का अधिकार था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो रूम काफी साफ सुथरा व्यवस्थित लगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बिल्कुल खड़ूस अवस्थी की तरह ही है उनका रूम। कोई भी चीज इधर से उधर नहीं हो सकती, पूरी तरीके से व्यवस्थित। इनाया ने रूम को अच्छे से देखते हुए कहा, मेरे कपड़े किस वार्डरोब में रखे हैं श्वेता माँ ने? देख लेती हूँ, चेंज करके आराम करती हूँ, पता नहीं अरमान कब तक आएंगे। इनाया ने कहा और कवर्ड खोलकर देखें पर उसे अपने कपड़े दिखाई नहीं दिए। सब में अरमान का ही सामान रखा हुआ था। वो अरमान के कपड़े छू छू कर देख रही थी। ये हरकत है उसे एक अलग ही एहसास दे रही थी। वह सब कपड़ों को छू रही थी, सामान को इधर उधर कर रही थी कि तभी एक तस्वीर नीचे गिर गई और इनाया ने वह तस्वीर उठाकर देखी। वह तस्वीर सनाया की थी। सनाया के साथ 2 लोग और थे। इनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसका मतलब खड़ूस अवस्थी सनाया के कांटेक्ट में है, क्योंकि यह तस्वीर तो लेटेस्ट लग रही है, तब की नहीं जब सनाया यहाँ से गई थी। इनाया ने कहा, पर इस बात को घर में शायद कोई नहीं जानता, वरना कभी तो चर्चा होती। कुछ भी हो, इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है। सनाया अरमान की बहन है और अगर अरमान सनाया से बात करते हैं या उससे मिलते हैं तो कुछ गलत तो नहीं है। भाई बहन का रिश्ता तो होता ही इतना प्यारा और मजबूत है। और हो सकता है अभी अरमान मुझे ना बताएं, पर जैसे ही हम दोनों का रिश्ता नॉर्मल हो जाएगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, तब मैं उनसे पूछूंगी सनाया के बारे में। और अगर अरमान और सनाया के बीच रिलेशन ठीक है तो मैं और अरमान दोनों कोशिश करेंगे पापा और माँ को मनाने की, ताकि सनाया की इस घर में वापसी हो सके। इनाया ने खुद से ही कहा और तभी नजर सामने ड्रॉर में रखी डायरी कर गई। पर इनाया ने ध्यान नहीं दिया और कवर्ड बंद कर दिया और फिर बाजू वाला वार्डरोब खोला जिसमें इनाया का सारा सामान था। इनाया ने अपने लिए नाइट ड्रेस निकाल ली और फिर चेंज करने चली गई। चेंज करके आए और बिस्तर पर लेट गई, पर आंखों में नींद नहीं थी। इस कमरे में आना और अरमान के इस बेड पर सोना उसे एक अलग ही एहसास दे रहा था। वह चाहकर भी सो नहीं पा रही थी। ओह गॉड, कितना अजीब है ये सब। अब अरमान यहाँ होता तब भी ठीक था। अरमान नहीं है और मैं उसके रूम में उसके बिस्तर पर सो रही हूँ, कितना अजीब लगेगा ना जब वह आएगा। इनाया ने खुद से कहा और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने लाइट ऑफ की और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी, क्योंकि अरमान कब तक आएगा यह वह भी नहीं जानती थी। उधर अरमान अक्षिता के साथ था, क्योंकि अक्षिता की तबीयत बार बार खराब हो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। डॉक्टर ने भी उसका ट्रीटमेंट किया पर वह भी कुछ नहीं कर पाए। उनका कहना यही था कि शायद अक्षिता की याददाश्त वापस आने के ही ये सारे लक्षण हैं। पर याददाश्त कब तक वापस आएगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तब तक अक्षिता का ख्याल रखना होगा, क्योंकि पुरानी यादें और प्रेजेंट की बातें उसे तकलीफ दे रही है। दोनों को मिलाकर जब उसका दिमाग काम कर रहा है तो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है उसको, जो कि अक्षिता के लिए ठीक नहीं है। अरमान ने अक्षिता को मेडिसिन दी और फिर उसे सोने का बोल दिया। अक्षित सो गई तो वही अरमान ने रूही को खाना पीना खिलाया और उसे कंधे से टीका लिया। थोड़ी देर में रूही भी सो गई तो अरमान ने उसे अक्षिता के पास सुला दिया और मेड की तरफ देखा। ख्याल रखना दोनों का, कोई भी परेशानी हो तो मुझे फोन कर देना तुरंत, अरमान ने कहा। जी सर, मैं तुरंत कॉल कर दूंगी, मेड बोली तो अरमान घर के बाहर निकल गया। वह बाहर निकला ही था कि तभी उसका फोन बज उठा। फोन पर अक्षिता के पापा थे। अरमान ने गहरी सांस ली और कॉल पिक किया। जी कहिए, अरमान ने कहा। कहना कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हें सुनाना है। तो सुनो और समझो, मैं यूएस से वापस आ चुका हूँ। जो प्रोजेक्ट के चलते मैं वहां गया था वह पूरा हो गया है। और हाँ, अब मुझे किसी भी तरीके की देरी नहीं चाहिए। जल्द से जल्द अक्षिता और तुम ऑफिशियली मैरिज कर लो। चाहे तो कॉनकोर्ट मैरिज कर सकते हो, पर अक्षिता अब अलग नहीं रहेगी।
उसे लेकर अपने घर जाओ। अपनी पत्नी और अपने बच्चे जिम्मेदारी उठाओ। अक्षिता के फादर बोले, मैंने कहा ना आपसे, थोड़ा सा टाइम दीजिए। अक्षिता की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बार बार पुरानी बातें याद आ रही है। एक बार उसकी याददाश्त आ जाए, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए, फिर बाकी का देख लेंगे। अरमान बोला, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं रह गया। तुम पिछले कई महीनों से इसी तरीके से टाल रहे हो, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। वह तो अक्षिता ही बेवकूफ थी जो तुम पर विश्वास कर लिया। मुझे उसे सिडनी भेजना ही नहीं चाहिए था। ये सिडनी गई और वहां तुमसे मुलाकात हुई और यह सब हो गया। मुझे अगर खबर होती तो मैं ये सब बिल्कुल नहीं होने देता। अक्षिता के पापा गुस्से में थे। देखिए, आप बेवजह ही पैनिक कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अरमान ने उन्हें समझाना चाहा। नहीं, मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। उस एक्सीडेंट के बाद भी तो तुम भागना चाह रहे थे जान बचाकर। वह तो अच्छा है जो मैं वहां पहुंच गया तो मैंने अक्षिता और रूही को तुम्हारे साथ कर दिया, वरना तुम तो मेरी बेटी और उसके बच्चे को अस्पताल में लावारिस छोड़कर चले जाते। अक्षिता के पापा बोले, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अक्षिता और रूही को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटा। अरमान ने कहा, फिर उससे क्यों शादी नहीं कर रहे हो? क्यों उसे अब तक अपनी फैमिली के पास नहीं लेकर गए? अपने परिवार के साथ रखो उसे। कभी उसे शिमला में छोड़ देते हो तो कभी भोपाल में उसे फ्लैट में अलग रख देते हो। उसे अपनी फैमिली के पास क्यों नहीं ले जाते? वो भड़क गए। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हालत नहीं अक्षिता की किसी से मिलने की। पहले उसकी तबीयत ठीक होने दीजिए। अरमान भी चिढ़ गया। तुम्हें ना ही अपनी बीवी और बच्चे से मतलब है, न ही अपनी जिम्मेदारियों से। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अक्षिता के पापा भी भड़के हुए थे। प्लीज आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। आप कितने जिम्मेदार हैं बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। सब बताया है मुझे अक्षिता ने आपके बारे में। अपने बिजनेस और पैसे के पीछे इतना डूबे हुए हैं आपकी आपको ये भी होश नहीं रहता कि आपकी इकलौती बेटी कहाँ है, क्या कर रही है। सालों तक आप उससे बात नहीं करते थे। सिडनी में वह क्या कर रही है, किसके साथ है, आपको कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ पैसा देते थे आप, और अब आप एक अच्छे फादर बनने का ढोंग कर रहे हैं। आप जानते भी थे कि अक्षिता ने कब शादी की, कब उसके बेबी हुई, कब क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में। अरमान ने आज उन्हें आईना दिखा दिया। हाँ, मैं मानता हूं कि मुझसे भूल हुई और इसी का नतीजा है कि अक्षिता ने तुम्हारे जैसे गलत इंसान को चुन लिया। और सबसे बड़ी बात कि बिना रजिस्टर्ड मैरिज के तुम दोनों की एक संतान भी हो गई। जो हुआ सो हुआ, पर अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। जो गलती मैंने की अब आगे नहीं करूँगा। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। समझ रहे हो तुम? मेरे कारण अक्षिता की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है, बल्कि मैं ही हूँ जिसकी वजह से उसकी जिंदगी ठीक है। ठीक रहना भी चाहिए। बाकी आ रहा हूँ मैं 10-12 दिन बाद भोपाल। बस एक मीटिंग है दिल्ली में। एक बार यह मीटिंग खत्म हो जाए और मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू हो जाए, फिर तुमसे भी निपट लूंगा। सामने वाले ने कहा और कॉल कर दिया। ओ गॉड, यह इंसान और इसकी बेटी मुझे पागल करके छोड़ेंगे। जल्दी से जल्दी क्षितिज वापस आ जाए और अपनी जिम्मेदारियां को संभाले तो मेरी जान छूटे, अरमान ने खुद से ही कहा। और फिर गाड़ी लेकर अपने घर निकल दिया। तो मित्रों अगला भाग जल्दी ही सुनते रहिए। कौन तुझे यूं प्यार करेगा, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी।